प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें से हमने तीसरे कालखंड रीतिकाल को आरंभ किया था। आदिकाल और भक्तिकाल और हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्य वस्तु को हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके हैं। और जो पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हमने आरंभ किया था रीतिकाल की विविध परिस्थितियाँ, परिवेश, पृष्ठभूमि जिनसे प्रभावित होकर के तत्कालीन साहित्य रचा गया था, तत्कालीन कवियों पर उन परिस्थितियों का, पृष्ठभूमि का जो प्रभाव पड़ा है उनका हम इस ऑनलाइन कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में राजनीतिक परिस्थितियां और रीतिकाल की पृष्ठभूमि और भूमिका और नामकरण पर विस्तार से चर्चा की थी, पिछले पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। और आज हम बिना किसी विलंब के हम आरंभ करने जा रहे हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल के समय, रीतिकाल का जो कालखंड है संवत 1700 से विक्रमी 1900 तक का, इस कालखंड में जो साहित्य लिखा गया था उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, जिनसे प्रभावित होकर के कवियों ने उक्त कविताओं की रचना की थी। तो देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात ये कहावत है, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। राजा यदि लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित हैं तो प्रजा का भी कल्याण होगा। राजा ही यदि भोग विलास, वैभव विलास में डूबा हुआ है तो प्रजा भी वैसी ही होगी। तो जैसा राजा वैसी प्रजा की उक्ति इस काल पर पूर्णतया चरितार्थ होती हैं। इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था। सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। इस काल को समाज के अधःपतन का युग हम कह सकते हैं। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों और मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता भी पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती इस प्रवृत्ति के कारण संपन्न वर्ग बिना परिश्रम किए ही वह संपन्न बन रहा था। किसान, मजदूर, श्रमिक वर्गों की जो आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय होती जा रही थी। इस युग में नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग करना विलासियों के जीवन का मूल मंत्र बन गया था। सामंती युग में नारी के प्रति जो दृष्टि है वह उसके लावण्य और कोमलता तक ही सीमित रही है। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सूरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुसरण में लीन था। किसी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग के हरम सुंदर नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में काम प्रवृत्ति की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया कोटि के शिक्षक भी इसी युग में प्रचुरता से जन्म लिए और पैदा हुए। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन थी। विलासी स्त्रियां भी अपने पति का प्रेम न पाने के कारण अन्य पुरुष से अनैतिक प्रेम संबंध बनाती थी, जो सामाजिक मर्यादा के खिलाफ थे। वास्तव में सर्वत्र विलास वृत्ति के कारण समाज का नैतिक पतन अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये थी समाज, गिरते हुए समाज के मानवीय मूल्यों के पतन होने की कहानी। यानी रीतिकाल के समय समाज की स्थिति थी, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो जिस तरह से वेश्यागमन या काम वृत्ति या वैभव विलास में जिस तरह से डूबेंगे उच्च वर्ग, उसी तरह से प्रजा भी वैसे ही कर्मों में संलग्न होगी। तो ये परिस्थितियाँ ऐसी थी और इन कवियों को भी इसी से मजबूर होकर के ऐसा साहित्य लिखना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। धार्मिक परिस्थितियाँ। रीतिकालीन समय सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से ह्रास का युग था, यानी पतन का युग था।
नैतिक बंधन ढीले पड़ चुके थे और बौद्धिक ह्रास हो रहा था। धर्म के उद्धार रूप का पतन हो चुका था। अंधविश्वास, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। पंडित, मुल्ला सर्वे सर्वा समझे गए। उस समय की जनता के लिए इनके कथन और फरमान ही एक तरह से वेद वाक्य और कुरान हुआ करते थे। भक्त कवियों यानी सूर, तुलसी आदि के द्वारा स्थापित जो सात्विकता, मधुर भक्ति में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूल ऐन्द्रिकता, पवित्रता के स्थान पर पदलोलुपता और कामुकता की भावनाएं आ गई थी। राधा कृष्ण की आड़ में कामुकता की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ तक कि शायद अगले जन्म में राधा को अपना नाम राधा ही बदलना पड़े। चैतन्य और वल्लभ संप्रदाय की गद्दियों तक सस्ती रसिकता में निमग्न हो गई थी। राम भक्ति की भी यही गति थी। शक्ति के प्रतीक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब एक छेल छबीले बांके के रूप में सामने, यानी छेल छबीले बांके नायक के समान सरयू के किनारे काम क्रीड़ा करने लगे। आदर्श की मूर्ति सती सीता अब एक विलास प्रिय सामान्य रमणी के रूप में चित्रित होने लगी। काम भक्ति में रसिक संप्रदाय चल पड़ा, जिसके भक्त राम और संयोग लीलाओं की सखी बनकर निहारने लगे। राम भक्ति में पौरुष के स्थान पर स्त्रीण भावना आ गई। उस समय निर्गुण भक्ति परंपरा में भी अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। उनका आचार व्यवहार भक्ति के सगुण संप्रदायों की अपेक्षा उन्नत था, किंतु इन पर भी युग की विलास वृत्ति यानी विलासपरक इस दृष्टि का अवश्य प्रभाव पड़ा। तत्कालीन सूफियों के अनेक संप्रदायों में स्थूल श्रृंगार, नक्शिक वर्णन और नायिका भेद का समावेश होने लगा। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इस युग की सांस्कृतिक दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में भी जो समन्वय हुआ था वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण हुआ छिन्न भिन्न हो गया था। मंदिरों, मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक ही सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलास मनोवृत्ति को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर भी जाने लगे थे। धार्मिक स्थल भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ जनता के अंधविश्वासों का लाभ पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी आदि उठा रहे थे। हिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत लोग अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में नहीं था। सूफी एवं अन्य संत भी धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ थे। ये थी धार्मिक परिस्थितियाँ। तो हमने अभी राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, इन सभी का अध्ययन किया। यानी ये थी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और चौथी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, और अंतिम पांचवी परिस्थितियाँ हैं साहित्यिक
एवं कलात्मक परिस्थितियाँ, परिवेश कैसा था, जिनका प्रभाव तत्कालीन साहित्यकारों पर पड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और साहित्य की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध रहा है। कवि और कलाकारों को आश्रयदाता राजाओं और नवाबों द्वारा सम्मान मिलता था। रीतिकाल का आरंभ शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध से होता है। इस युग में प्रदर्शन और अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। हिंदी कवि को दरबारी फारसी कवि से प्राय होड़ लेनी पड़ती थी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित हुई। औरंगजेब द्वारा हिंदी भाषा का बहिष्कार किए जाने के उपरांत राजस्थान के नरेशों तथा सामंतों की छत्र छाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप पनपा। इस युग की ललित कलाओं में चित्रकला भी काव्य के समान ही प्रचलित और समृद्ध हुई। जहांगीर का काल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट और वैभव विलास से युक्त थी तथा जनजीवन दोनों का सम्मिश्रण करती हुई दिखाई पड़ती हैं। जहाँ तक स्थापत्य तथा संगीत कला की स्थिति है, केवल राज दरबार तक ही सीमित रही। जनजीवन में न आ सकी क्योंकि वह व्यय और अभ्यास साध्य थी। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला, राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। कवियों एवं कलाकारों को राजाश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। तो कहने का तात्पर्य जैसा परिवेश, जैसी पृष्ठभूमि होती है, उसी का अनुरूप तत्कालीन साहित्य का सृजन होता है। तो रीतिकाल की जैसी पृष्ठभूमि थी, जैसा परिवेश था, उसी के अनुरूप तत्कालीन साहित्य का सृजन हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने रीतिकाल की विविध परिस्थितियों का विस्तार से अध्ययन किया है। पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा और इस ऑनलाइन कक्षा में, यानी इन दोनों ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने रीतिकाल की विविध परिस्थितियों, परिवेश, पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आपको अध्ययन करवाया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम रीतिकाल के जो नामकरण प्रस्तावित किए विद्वानों ने, जो वो विवादास्पद रहे, उन सभी की समीक्षा करते हुए हम अगली ऑनलाइन कक्षा को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम रीतिकाल की विविध काव्यगत प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये नोट्स हम बना रहे हैं एक मॉडल आंसर के रूप में, इन सभी की PDF हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं ताकि आप वहाँ से भी अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रख सकते हैं। और जो असाइनमेंट हम देते हैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास पहुँचेगा। और जो महाविद्यालय की, चाहे वो आनंदम कार्यक्रम हैं या स्कॉलरशिप से संबंधित हैं या एडमिशन प्रवेश से संबंधित हैं, या जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी, वो एक तरह से आपके पास इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही यथा समय पहुँच पाएगी। और दूसरी बात यह है कि कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को, CCE राज को, जैसे ही आप ओपन करके आप अपना ऑनलाइन अध्ययन करते हैं, तो इसी चैनल पर विषयवार, कक्षावार एवं विषयवार प्लेलिस्टें तैयार की हुई है, जिसमें सभी संबंधित संकाय साथीगण, आपके गुरुजन, आपकी ऑनलाइन कक्षाओं को उसमें अपलोड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उसमें डाल रहे हैं। तो आप उस लिंक को एक बार ओपन करेंगे तो सारी प्लेलिस्टें उस विषय से संबंधित आज तक के अपलोड किए गए सारे वीडियोज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यानी आपसे आग्रह ये है कि
आप जब पहली बार इन यूट्यूब चैनल पर इन वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को लाइक करें। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।